एवरीवन, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज में अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 से 2016 तक के क्वेश्चन। आज अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 2017 का पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ठीक है भाई, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो भाई इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिख रहे हैं भाई? इसमें ओनली सिर्फ एक ही सही है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ओके ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं वो पढ़ लेते हैं। उद्गम होता है भाई तीस्ता नदी का चुनथांग सिक्किम से ही होता है। और उसका ब्रह्मपुत्र का कहाँ से होता है? ये वो यारलुंग सांगपो तिब्बत से होता है शायद। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी बेसिन भारत, सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित है। मतलब भारत और बांग्लादेश में स्थित है तीस्ता नदी का बेसिन। भारत और बांग्लादेश के बीच इसका नदी विवाद भी है। तीस्ता की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रंगित, रंगपो छू, दिक्छू, जेमछू, रंग्योछू। भाई जो भी छू छू है वो कौन है भाई? तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो देख लो भाई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उसके अंदर अपनी तीस्ता नदी कहाँ से क्या है? यही है, ये रही। ठीक है, ओके नेक्स्ट अच्छा, रंगित नदी पश्चिमी सिक्किम जिले से निकलती है, तथा पश्चिम बंगाल के तीस्ता बाजार के समीप त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता नदी में विलय हो जाती है। और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो कॉमन सेंस क्या लगाया भाई इन्होंने? अपना क्यों नहीं लगा? कॉमन सेंस एंड लॉजिकल वे टू सॉल्व स्टेटमेंट थर्ड गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, न कि बंगाल की खाड़ी में। ये बात तो हमें पता थी। स्टेटमेंट थर्ड को एलिमिनेट करने का ऑप्शन, ओ राइट भाई, अपन ने दिमाग थोड़ा कम लगाया। यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? भाई कोहिमा नागालैंड, कोहिमा से कोयट्टम यानी केरल की तरफ बढ़ते हैं तो कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है? तो भाई गिन लेना आप, 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा है भाई। एक यूरोपीय संघ की पहल है। ये लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। तो भाई इसके अंदर थर्ड स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए, और थर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो आंसर आ जाएगा अपना 1 और 2। ठीक है, देख लो। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस GCCA, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में यूरोपीय संघ द्वारा। विकासशील देशों और यूरोपीय संघ के बीच में जलवायु परिवर्तन सहायता को मजबूत करने के लिए, ताकि सबसे कमज़ोर क्षेत्रों में जलवायु परिस्थितियों में सुधार किया जा सके। इसके तहत यह पता लगाया जाता है कि जलवायु परिवर्तन को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक बजट और विकास योजनाओं में कैसे शामिल किया जाए। यह उन देशों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करता है। GCCA ने 2015 में एक नए चरण में प्रवेश किया है, GCCA+। यह सुविधा जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा का समर्थन करने के लिए रणनीतिक ध्यान देने से अलग है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा लगाता है? जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो भाई जॉर्डन और लेबनान से तो लगाता है, बाकी याद नहीं है मेरे को, ध्यान नहीं है, देखते हैं। थर्ड फोर्थ मतलब लेबनान और सीरिया है भाई, जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन नीचे की तरफ रहता है। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय किन किन समाचार पत्रों में उल्लेखित इंडियन ओशियन डायपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? IOD परिघटना
उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो भाई इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकंड है, अल नीनो ही इस पर असर कर सकती है। तो देखते हैं हिंद महासागर डाइपोल आईओडी जो हिंद महासागर बेसिन में ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की जलवायु को प्रभावित करता है, जो अरब सागर, पश्चिमी हिंद महासागर के पश्चिमी ध्रुव और दक्षिणी के पूर्वी ध्रुव के बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आईओडी के 3 चरण हैं, जैसे तटस्थ, सकारात्मक, नकारात्मक आईओडी। आईओडी का तटस्थ चरण, इस चरण के दौरान इंडोनेशिया के द्वीप के बीच प्रशांत महासागर में पानी बहता है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में समुद्र को गर्म रखता है। हवा इस क्षेत्र में ऊपर उठती है और हिंद महासागर के बेसिन के पश्चिमी आधे हिस्से में गिरती है और भूमध्य रेखा के साथ पश्चिमी हवाएं चलती हैं। आईओडी का सकारात्मक चरण, इस चरण के दौरान पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा के साथ कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी अफ्रीका की तरफ चला जाता है। ये पूर्व में सामान्य पानी की तुलना में ठंडे और पश्चिम में सामान्य पानी की तुलना में गर्म होने के साथ उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में तापांतर बनाता है। ये घटना मानसून के लिए फायदेमंद पाई गई है। आईओडी का नकारात्मक चरण, इस चरण के दौरान पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा के साथ तेज हो जाती हैं, पूर्व में सामान्य पानी की तुलना में गर्म और पश्चिम में सामान्य पानी की तुलना में ठंडा होता है। ये घटना भारत में मानसून की प्रगति को बाधित करती है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कैसे प्रभावित करता है? तो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा और आईओडी के बीच में कोई स्थापित संबंध नहीं है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि यह एक सकारात्मक आईओडी वर्ष मध्य भारत में सामान्य से अधिक वर्षा देखता है। यह प्रदर्शित किया गया था कि एक सकारात्मक आईओडी सूचकांक अक्सर अल नीनो दक्षिणी दोलन के प्रभाव को नकार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई ईएनएसओ वर्षों में मानसून की बारिश बढ़ जाती है। दूसरी ओर एक नकारात्मक आईओडी अल नीनो का पूरक होता है, जिससे गंभीर सूखा पड़ता है। इस प्रकार एक आईओडी भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव को बढ़ा और कमजोर कर सकता है। चक्रवात, सकारात्मक आईओडी के परिणाम स्वरूप अरब सामान्य से अधिक चक्रवात आते हैं। अल नीनो क्राइस्ट चाइल्ड, अल नीनो इक्वेडर और पेरू के तट के साथ समुद्र के सतह की गर्म पानी के सामयिक विकास को दिया गया है। अल नीनो की घटनाएं 2 से 7 वर्षों के अंतराल में अनियमित रूप से घटित होती हैं, हालांकि औसत हर 3-4 वर्षों में लगभग एक बार होता है। सामान्य स्थिति, एक सामान्य वर्ष में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में एक सतही निम्न दाब और पेरू के तट पर एक उच्च दाब प्रणाली विकसित होती है। नतीजन प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर मजबूती से चलती हैं। व्यापारिक हवाओं का पूर्वी प्रवाह गर्म सतही जल को पश्चिम की ओर ले जाता है, जिससे इंडोनेशिया और तटीय ऑस्ट्रेलिया में संवहन तूफान आते हैं। पेरू के तट के साथ पश्चिम की ओर खींचे जाने वाले गर्म पानी को बदलने के लिए ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह तक आता है। अल नीनो और भारतीय मानसून विपरीत रूप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भूमि की कम और शून्य जुताई और खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो भाई ये जिप्सम का प्रयोग तो जल संरक्षण में सहायता नहीं करता है, बाकी ये दोनों करते हैं। तो 1 और 3। तो जुताई रहित कृषि, जीरो टिलेग, तो इसमें क्या होता है भाई? कृषि का वह तरीका जिसमें बिना भूमि को जोते, खोदना, पलटना इत्यादि, बिना ही बीजों को सीधे ड्रिलर्स की बोना जुताई रहित कृषि कहलाती है। इसमें बिना ज़्यादा भूमि तैयारियों और बिना पुराने कृषि अवशेषों को हटाए बीज बोए जाते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? समय और धन की बचत होती है, क्योंकि जुताई नहीं करनी पड़ती है। इसमें भूमि की नमी बनी रहती है, जल संरक्षण में सहायक होती है और भूमि के अंदर और बाहर की जैव विविधता की हानि भी नहीं होती है। कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है, भूमि का अपरदन भी नहीं होता है। जिप्सम का प्रयोग
कब किया जाता है भाई? जिप्सम एक अच्छा भू सुधारक है। यह क्षारीय भूमि को सुधारने का कार्य करता है। यह भूमि में कैल्शियम और सल्फर की आपूर्ति करता है। जिप्सम अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। इसका जल संरक्षण में कोई असर नहीं है, क्योंकि जब हम मिट्टी में जिप्सम मिलाते हैं तो यह पानी को मिट्टी में आसानी से जाने देता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। चूना पत्थर का उपयोग मिट्टी की अम्लीयता को उपचार के लिए किया जाता है। फसल अवशेष मृदा संरचना को सुधारते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा को मृदा में बढ़ाते हैं। ये वाष्प उत्सर्जन को कम कर जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। और ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? सिंचाई कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्वास्थ्य कार्ड है ना। तो एक कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, बीमार होने से कृषि को रोकना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि और किसान मंत्रालय ने 5 दिसंबर 2015 को इस योजना की शुरुआत की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है जिसमें 12 पोषक तत्वों के संबंध में मिट्टी की पोषक स्थिति शामिल है। पीएच, विद्युत चालकता, कार्बनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज और कॉपर फार्मजोत। देश में सभी किसानों को 3 साल के अंतराल पर एसएचसी प्रदान किया जाता है ताकि बेहतर और टिकाऊ मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता, कम लागत और उच्च लाभ का एहसास हो सके। किसान अपने मिट्टी के नमूने को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पर किसान उर्वरकों के अति उपयोग से बच भी सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के भाई सबसे निकट है भाई सुमात्रा। कितनी डिस्टेंस पे है? 180 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आइलैंड वगैरह का इनका पता हो तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया अपना 2017 का पेपर। अब करते हैं 2018 का नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।